हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप सही तरीका से देखें तो हमारे देश में हिंदू मुसलमान करने वाले जो सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। तो आइए देखते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। गोस्वामी दोस्तों, आप मेरे साथ देख रहे हैं, एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज मैं आपसे सबसे एक सौगंध लेना चाहता हूं। बस बहुत हो गया। अब देश के गद्दारों के खिलाफ खड़े हो जाइए। तो ये लो भाई, खड़ा हो गया। हम सबको खड़ा होना होगा, क्योंकि खतरा दुश्मन नहीं, खतरा देश में बैठे भारत के गद्दार हैं, जो भारत को टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं देश में बैठकर इस वक्त। और ये बात तूने एकदम सही कही है। देश का सबसे बड़ा गद्दार और दलाल ट्वीट। देश से गद्दारों का जिंदा सबूत आज मेरे पास है। आज मैं आपको एक टेप सुनाऊंगा जिसके एक एक शब्द में इस देश को तोड़ने की साजिश है। अब तो ये किसी मुस्लिम को ही बोलेगा। लद्दाख से वाड्रा कांग्रेस के नेता, वाड्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाकिर हुसैन का है, जो कह रहा है कि लेह पर चीन का कब्जा होगा। जो वाड्रा कांग्रेस का नेता कह रहा है कि लद्दाख के टुकड़े हो जाएंगे। अभी आपने जो देखा है, इन्होंने इतना भोंका, ये पूछता है भारत, ये पूछता है भारत। दरअसल ये भारत पूछ ही नहीं रहा है, ये तो वही पूछ रहे हैं पैसे खाकर। ये पैसे खाए उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। ये देखिए, ये किसकी रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं और ये सुनाना क्या चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। भीतर बैठे कुछ लोग राजनीतिक विरोध के नाम पर अपने देश को चीन का गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस लेह और लद्दाख की एक एक इंच के लिए हमारे वीर जवान सीना तान कर खड़े हैं, उसी लेह के बगल कारगिल में बैठा एक कांग्रेस का नेता लेह और लद्दाख पर चीन के कब्जे की दुआ मांग रहा है। अगर युद्ध शुद्ध हो गया फिर बाके आ जाएगा, फिर मैं तेरे को कहाँ रखूंगा। कोई बात नहीं यार, सब भी कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ बस ये ले का आधा हिस्सा जो है चाइना लेना चाहिए बस। लेना चाहिए कि ले गया है? और आधा हिस्सा पूरा लेना चाहिए। अच्छा, फिर पता है क्या होगा? फिर दिल्ली में मोदी कहा था कि वो जो रिकॉर्डिंग था चाइना से दुश्मनी का, उसे वो अपनी पार्टी से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। मैं आपकी याददाश्त ताज़ा कर दूं, अभी ज़्यादा नहीं, 3 या 4 महीना पहले एक पंडित की मौत हुई थी। गांव के लोग मिलके उसे बच्चे चोरी के शक पे मार दिए थे। उसमें 100 लोगों की FIR दर्ज हुई थी। उस समय बीजेपी के एक MLA ने कहा था कि जितने भी गांव में है वो सभी मुसलमान के गांव है, उन सभी को फांसी दे देनी चाहिए। मैं वो न्यूज़ भी आपको दिखा दूंगा। सभी को फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन पुलिस जांच में उस गांव में 100 लोगों को अरेस्ट किया गया। 100 लोगों में से एक भी मुस्लिम नहीं था, क्योंकि वो गांव ही हिंदू का था। उसमें 100 लोगों को अरेस्ट किया और सभी हिंदू थे। उस वक्त ये कमीने ने ये नहीं कहा कि जिसने हिंदू के जगह मुसलमान को बोलकर हिंदू मुसलमान में जो पैदा किया था, उसे पार्टी से बीजेपी कब निकालेगी। और आज ये इन्हें गिरा, ये जो रिकॉर्डिंग ये सुना रहा है ना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, 1 हफ्ता के बाद ये रिकॉर्डिंग भी गलत साबित होगा और ये मुंह छुपा के भागता फिरेगा। इसकी आदत है झूठी खबर फैलाने की। तो आइए भाई लोग देखते हैं ये देश का गद्दार बोल किसे रहे। दरअसल ये बात कर रहे हैं राहुल गांधी की एक छोटी सी वीडियो की, जो उन्होंने खुद अपलोड किया था और उन्होंने सरकार को कुछ कहा था। आइए मैं आपको दिखलाता हूँ। दिखलाने से पहले एक बात आपको बता दूं, इसकी थोड़ी लाइनअप देखिए आप, ये किस तरह से एक छोटे से खबर को एक न्यूज़ बना रहा है। और दरअसल अगर आप मीडिया के काम को देखिए तो इस वक्त ये मीडिया, ये जो है ये सरकार का दलाल, ये सरकार से सवाल नहीं कर रहा। अगर दरअसल देखा जाए तो ये सरकार से ही सवाल किया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, अभी तक आपने क्या किया क्या नहीं किया।
आज 2 दिन से प्रधानमंत्री ने कुछ भाषण नहीं दिया, वो 2 दिन से चुप है। और अब ये राहुल गांधी ने उनसे ये सवाल किया और ये हमारे प्रधानमंत्री से सवाल की जगह उनके विपक्ष को घेर है। इससे ये साबित हो रहा है कि इन्होंने कितने पैसे खाया है और इनके अंदर कितनी बड़ी दलाली है। आइए उस वीडियो को देखते हैं। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? 5 सालों में तो बिना हथियार खतरों की तरफ किसने भेजा? राहुल बाबा ने आज कहा कि सरकार सोती है और जवानों को कीमत चुकानी पड़ती है। अरे मैं कहता हूं कि हाँ, जवानों की कीमत चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, आपने इसकी दलाली देखी, अपनी इसकी जितनी सारी चुतियापात सारे आपने देखी। तो ये तो बोलता है पूछता है भारत, पूछता है भारत। दरअसल भारत बोलता है क्या है, ये मैं आज आपको दिखलाऊंगा। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जो रहते कुवैत में है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। मैं उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस में लेना चाहूँगा, वो शमसुद्दीन शमसी। तो आइए उनसे पूछते हैं भारत पूछता क्या है और इसके मतलब न्यूज़ से पब्लिक क्या समझती है और पब्लिक इस चुतियों को क्या बोलती है। आइए हम उससे पूछते हैं। तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में शमसुद्दीन शमसी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप लोग का दुआ है। हाँ, तो भाईजान मेरा एक छोटा सा सवाल है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा देश में जो उस दिन हुआ, उस जवान 20 जवान शहीद हुए चाइना अटैक में। तो जो 20 जवान शहीद हुए, मान लीजिए आप एक मीडिया है, ठीक है, आप एक मीडिया के एंकर है और 20 जवान शहीद हुए। तो आप एक एंकर के हैसियत से उस 20 जवान के शहादत का सवाल आप किससे करिएगा? देश के प्रधानमंत्री से या हमसे या देश के नेताओं जो विपक्ष नेता है उससे? आप सवाल किससे करेंगे बताइए? हम तो भाई देश का प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मान लीजिए हमारे देश में कुछ अर्नब गोस्वामी जैसे चुतिया एंकर है जो देश के प्रधानमंत्री के जगह उल्टा उनके विपक्ष से सवाल करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो भाई गांडू है, दलाल है और वो मीडिया साला चोर। अगर एक चाय वाला मोदी बन सकता है तो वो लोग का दलाल चप्पल चोर, चिंदी चोरी करके मिले क्या बोला जाता है, मीडिया बन सकता है। सही। अच्छा, वो मतलब मान लीजिए एक सवाल था, राहुल गांधी ने मतलब एक वीडियो अपलोड किया था, अर्नब गोस्वामी ने उनसे ब्रेकिंग न्यूज बनाया है। वो एक सवाल था, राहुल गांधी जी ने एक सवाल किया था, उसमें राहुल गांधी जी ने बोला था कि प्रधानमंत्री 2 दिन से चुप थे इस अटैक के बाद। तो राहुल गांधी जी ने बोला कहाँ है प्रधानमंत्री, और हमारे देश के जो मतलब जवान थे वो निहत्थे बॉर्डर पे गए थे। तो राहुल जी ने ये कहा था कि वो निहत्थे बॉर्डर पे क्यों गए, इसका जवाब चाहिए। और 2 दिन से प्रधानमंत्री ने कुछ बताया नहीं, इसका जवाब दीजिए। तो और अर्नब गोस्वामी उल्टा बोल रहे हैं राहुल गांधी को कि वो देश के गद्दार हैं, उन्होंने देश की गद्दारी की, उन्होंने ये सवाल क्यों बोला, और भी बहुत सारे चीज वो मैं वीडियो में दिखला दूंगा। आप इनके बारे में बताइए, क्या राहुल गांधी सही है या ये एंकर सही है? राहुल गांधी राइट है, राहुल गांधी सही है। ये मीडिया वाला गोदी मीडिया है, एकदम फालतू मीडिया, पैसा पे बिकने वाला, जिसको जो मोदी बोलेगा वही करेगा, कोई फायदा नहीं है। ये लोग का सिर्फ दलाली करना बोल दो, हिंदू के बारे में बोल दो, इससे बंटवारा करना, इससे बंटवारा करना, यही सब सिर्फ करने के लिए वो लोग आया है। भारत तो बर्बाद कर दिया है पूरा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और उनका दलाल लोग है मीडिया वाला, कुछ नाम तो पूरा नहीं बता सकते हैं पर पूरा गांडू है। और एक छोटा सा सवाल था भाईजान, हमारा जो देश में जो लॉकडाउन हुआ या कुछ भी, लॉकडाउन छोड़िए, मतलब हमारे प्रधानमंत्री का इतना दिन हो गया, इतना साल हो गया, आप उनका एक काम बता सकते हो जो उन्होंने एक काम किया हो अच्छा से, कुछ नहीं,
हमारे कुछ भी नौजवान, नहीं। हम युवा को फायदा हुआ। सिर्फ गरीब लोग को तकलीफ हुआ है और कुछ नहीं। नलिन कोहली जी डिबेट पे आए, इंटरव्यू नहीं किया होता तो नलिन कोहली जी डिबेट पे आए, नलिन कोहली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डिबेट पे आइए। नलिन कोहली जी, मेरा ये सवाल है आपसे, और जरा माजिद हैदरी चुप रहेंगे। राजीव गांधी जी के टुकड़ों पर पल रहा है आज भी देश। अरे राजीव गांधी की बोफोर्स पर आज भी पल रहा है देश। राफेल जहाज कहाँ है भाजपा का? अरे एहसान मानो कांग्रेस का, जिस कांग्रेस ने 1962 में भी देश को बचाया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए और राजीव गांधी की बोफोर्स आज भी देश को बचाती है। और आप लोग एहसान फरामोश गौरव इसको सामने, गौरव इस बदतमीज जैसे लोगों को सामने लाइए जो बदतमीजी करते हैं प्रोग्राम पर। नेहरू जी की ये बदतमीजी कर रहा है प्रोग्राम पर, इसको सामने लाओ गौरव। एक मिनट गौरव, ये कह रहा है हम। तो आपने इनकी भाषण को सुनी, इनके भाषण को देखिए। ये सवाल मतलब ये जो है, ये राशिद कौशिक को घेर रहे हैं, ठीक है। ये राशिद कौशिक को इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि वो, समझ जाइए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो घेर रहे हैं। और किस बात पे कि सरकार ने हमारे सेना को बहुत सारे ये दिए हथियार वगैरह। मैं एक सिंपल सा लॉजिक बोलता हूँ, एक घर बन रहा है और उस घर को बनने में 2 साल लगे। उस घर को बनाने में उनके पिता ने हाथ लगाया। उनके पिता ने 1 तल्ला बनाया, फिर 2 तल्ला बनाया, फिर उसके मतलब उस घर को बनाते बनाते उनके पिता का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उस घर को फिर उनके लड़के ने बनाया। तो जब घर बनकर रेडी होता है तो उस टाइम क्या कहलाएगा? उस घर में किसका अधिकार होगा? सिर्फ बेटे का हम नहीं बोल सकते बेटे ने घर बनाया, हम बाप और बेटे दोनों बोलेंगे। उसी तरह हमारे देश के जो प्रधानमंत्री ने स्टार्टिंग में कुछ दिए थे, बहुत सारे आपको हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो हुआ था। बुलेट निशाने पर लगेगी तो उसका इम्पैक्ट यानी जो असर होगा वो भी उसी वक्त ये मशीन बता देगी। इस सिस्टम का नाम है ध्वनि यानी डिटेक्शन एंड हिट विजुअलाइजेशन यूजिंग अकूस्टिक इन वेव आइडेंटिफिकेशन। टारगेट को पहचानने वाला यह नया सिस्टम भारत में ही तैयार किया गया है। बेंगलोर के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में इसे बनाया गया है। गोली चलने से लेकर निशाने पर हिट करने में आधे मिलीसेकंड से भी कम वक्त लगता है। इतने कम वक्त में यह मशीन गोली को पढ़ लेगी। भारतीय सेना को मिलने जा रहा है ध्वनि नाम का शब्द भेदी बाण। जी हां, भारतीय सेना के लिए ध्वनि नाम की ऐसी अचूक प्रणाली विकसित की गई है जो शब्द भेदी बाण की याद ताजा करा रही है। अभी तक हम सुनते आए थे कि बीते युगों में ऐसे निशानेबाज होते थे जो कोई आवाज सुनकर ही निशाने पर अचूक वार कर देते थे। देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी एक तकनीक इजाद की है जो हमारे शूटर्स को निशानेबाजी की ट्रेनिंग देने में वरदान साबित हो। उस पे काम चल रहा था कांग्रेस के जमाने से, ठीक है। मैं कांग्रेस का कोई टांग नहीं टांगा, बस जो सच है वो बता रहे। वो काम चल रहा था उस पे कांग्रेस के जमाने से, और वो लॉन्च हुआ प्रधानमंत्री के सरकार में। अगर वो उस टाइम कांग्रेस जीताती तो फिर से वो कांग्रेस ही की सरकार में लॉन्च होता। तो वो लॉन्च होता है प्रधानमंत्री के सरकार में। तो हम ये नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने सेना को दिया, उस पे काम चल रहा था। उस पे शुरू से काम चलता है, वो 2-3 साल से उस पे काम चल रहा था। उनके सरकार 2014 में उनके सरकार बनने से पहले, ठीक है। तो वो काम चल रहा था उस पे। तो उसके बाद वो ये जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद वो लॉन्च हुआ। तो ये प्रधानमंत्री की वजह से नहीं आया, और आप सच्चाई जान सकते हैं। आप इनकी खबर मत सुनिए। आप यूट्यूब पे सेनाओं की वीडियो देखिए। सेना आज भी कितने सेना है जिनकी पेंसिल रुकी हुई है, कितने सेना है जिन्हें जो खत लिख कर, उन लोगों का कुछ होता है वो कैटेगरी, वो पहले कुछ लिखते हैं भेजते हैं, उसके बाद उन्हें सामान मिलता है, वो लिख के फेंका हुआ है, उन्हें आज तक सामान नहीं मिला, ठीक है। और ये इन्हें बोल रहे। और मुझे याद है प्रधानमंत्री ने अपने दौर में कहा था आते के साथ कि मैंने देश को रेफिल दिया था। वो रेफिल आज तक नहीं मिला हमारे देश की सेना। वो रेफिल गया कहाँ? प्रधानमंत्री का तो घर उतना बड़ा नहीं है जो अपने घर में लुका के रखते। वो रेफिल आखिर गया कहाँ? वो आज तक नहीं आया सेना के पास। और प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से भाषण भी दे दिया था कि वो रेफिल। और ये बाप रे बाप मीडिया,
ये मीडिया वाले तो उसे इतने बढ़ाए थे, प्रधानमंत्री ने रिफिल दिया, रिफिल दिया, रिफिल दिया, रिफिल दिया, रिफिल दिया, इतने छापे कि इनके पेन की रिफिल खत्म हुई, लेकिन आज तक हमारे देश के सेना को रिफिल नहीं मिली। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नलिन कोहली जी, आप जरा बटर करना बंद करेंगे? जब बात नहीं कर रहा हूं तो बात मत करो। बदतमीजी कर चुके हैं, एक बार प्रोग्राम से बाहर निकाल दूंगा। जानते नहीं हो मुझे। धन्यवाद। आप हर लिबरल वॉइस को सेक्युलर वॉइस को प्रोग्राम से निकालोगे, देश से कैसे निकालोगे? नलिन कोहली जी, आप जरा चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए ना, बात ही नहीं कर रहा। देश का संविधान अपने आप और ये आप ये देखिए कि ये यासिफ कौशिक को घेर है, ठीक है। और यासिफ कौशिक, ये इस वीडियो को आप एक चीज नोटिस करिए, इस डिबेट में जितने लोग हैं वो अर्नब को ये कह रहा है, अर्नब ये देखो क्या बोल रहा है, अर्नब ये देखो क्या बोल रहा है, अर्नब ये देखो क्या बोल रहा है। इससे साबित होता है कि इनकी डिबेट की सारी सेटिंग पहले से हो चुकी है और बच्चा एक प्यारा सा यासिफ कौशिक, उसे ये सब मिलके घेर है। मुझे ये मैं मतलब कॉलेज के ग्रेजुएशन में हूँ, मैंने अपने करियर मतलब स्कूल लाइफ के करियर में मैंने बहुत सारे डिबेट की। डिबेट का एक रूल होता है, वो रूल होता है कि आपको 2 मिनट 5 मिनट दे दिया जाता है, जिस हिसाब से रूल हो। उस 2 मिनट में आपको अपनी जो बात बोलनी है वो बोलने से टैलेंट कहा जाता है, जो कम टाइम में उस टाइम में अपनी बेस्ट पावर पॉइंट ऑफ व्यू दे पाए, ठीक है। उसके बाद अगले को चांस दिया जाता है। अरे ये कौन सा डिबेट है? अर्नब गोस्वामी की तो खुद की वॉल्यूम हाई रहती है और दूसरे की वॉल्यूम वो कम कर देते हैं, अपने चिल्लाते रहेंगे, ये पूछता है भारत, ये पूछता है, उल्टा फुल्टा बकते रहते हैं। इनमें अगर दम होना तो जो सही तरीका का डिबेट है उस हिसाब से डिबेट करके दिखाए। 5 मिनट उसे दे, 5 मिनट उसे दे, 5 मिनट उसे दे, 5 मिनट उसे दे, सारे उस टाइम पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। तब देखिएगा बीजेपी वालों की ना जितनी अनपढ़ जाहिल नेताएं हैं ना, सबकी पोल खुल जाएगी। इन्हें तो डिबेट का मतलब ही नहीं मालूम है, बस पैसे खिलाकर डिबेट में पहुंच जाते हैं। डिबेट का सही मायने ही नहीं पता है इन्हें, बस कुछ एंकर को खिला दिए पैसा और डिबेट में पहुंच गए। डिबेट कराना है ना तो उन्हें करना चाहिए, अगर उनमें सच में दम है, वो सच को खुद अच्छा रिपोर्टर समझते हैं, तो मैं 3 नाम लेता हूँ, उनमें दम है तो ये 3 लोगों से आमने सामने डिबेट करे और माइक का वॉल्यूम दोनों का सेम होना चाहिए। पहला नाम असदुद्दीन अवैसी, दूसरा नाम रवीश कुमार और तीसरा नाम मैं लेना चाहूँगा हमारे देश के, मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीक़ा से मानता हूँ, मैं उन्हें अपने देश के सबसे ग्रेट सीएम मानता हूँ और वो है केजरीवाल साहब। इन 3 लोगों से मैं चाहता हूँ कि वो जाए और उनसे डिबेट करे, और जो मैंने डिबेट का रूल बताया उस रूल से होना चाहिए डिबेट। 5 मिनट उसे दिया जाएगा, 5 मिनट उन्हें, 5 मिनट उसे, 5 मिनट उन्हें, और देखते हैं इस रिपोर्टर में कितना दम है। और हमारे देश इसकी पिछवाड़े पे लगा रहता है, उनके पीछे पड़ा रहता है और उन्हें घेरने की साजिश रचता है पैसे खाकर, देखते किसमें कितना दम है। तो आइए इसकी मैं कुछ वीडियो आपको। Fuad Halim of the CPM, please tell Vishal Sharma of the BJP what is the meaning of Namarth. Namarth, the word can be exemplified by Arnab Goswami and your character. You are a Namarth and you are the person who actually signifies what Namarth means. It epitomizes Namarth. Okay. And you don't have to search for any other reason or any other explanation of Namarth once you have Arnab Goswami in front of you. Because that is what the meaning of Namarth is. I'm not sure the nation will forgive him ever for this one. मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। I will be the captain dancing to the violin as everyone else sings.
You are a Trinamool Congress spokesperson. You know what attempt to murder is? I'm telling you, Mahua Maitra, you know what attempt to murder is? That fellow being beaten up by your lynch mob, your out of control sycophants and chamchas of Abhishek Banerjee who beat him so badly that he's in an ICU. They should be charged with attempt to murder. Do you have the guts? Does your party have the guts? Does your party have the guts, Mahua Maitra? Does your party have the courage to slap attempt to murder against those lynch mob members? Why would you file attempt to murder against the lynch mob? Tell me. Would you file attempt to murder? Would you file? This is the I-card that he was carrying. My question is, would you filed attempt to murder on the lynch mob as well? Where? I don't think so. I don't think so. You got it wrong again. Excuse me, if this does not stand, the judge will throw. I am asking you, you have the pictures of this fellow who tried to slap your chief minister's nephew on television right now. I am asking. इस अर्नब गोस्वामी या दल्ले छक्के इजरे से जो भी आप कहिए, इसकी आप जितनी डिबेट देख लीजिए, जितनी भी न्यूज़ें देख लीजिए, ये हर न्यूज़ में एक मुसलमान को जरूर घेरता है। वो एक मुसलमान की, इसकी पूरी न्यूज़ ही मुसलमान के ऊपर होती है। और जैसे कि आप इसकी जितने सारे डिबेट देख लीजिए, मैं तो इसकी वीडियो को देखते ही मन करता है इसे पकड़ के बहुत पीटूं। तो मैं इसका जो है ना, इसका जो पावर है इसके चैनल का, वो इसके चैनल की वॉल्यूम, ये खुद का वॉल्यूम बढ़ा के दूसरा का कम करके खुद को बहुत बड़ा शहंशाह समझता है। इसका में तो पानी है ही नहीं किसी के सामने आमना सामने बात करने की। शकल तो उसकी है, शकल किसकी तरह मुझसे याद आया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। शकल तो है इसकी, क्या बोलूं, मेरा मुंह गंदा हो जाएगा। शकल है इसकी इतनी खूबसूरत। छक्के गिने, एक डायलॉग बहुत खतरनाक है, पूछता है भारत। तो उस समय भारत कहाँ था? सॉरी, ये भारत पूछते ही नहीं, ये तो पूछता ही है दलाल जो पैसे खा के बैठा हुआ। तो उस समय क्या तेरे भारत ने नहीं पूछा था, मतलब सॉरी तेरे पापा ने, कि मजदूर भूखे क्यों मर रहे? उस समय भारत नहीं पूछा। उस समय नहीं पूछा जब मजदूर की गला पटरियों पे कटी, उस समय नहीं पूछता है भारत। उस समय नहीं पूछा जब दिल्ली में उतने मजदूर पहुंचे। मजदूर से दिल्ली से याद आया मुझे, तेरे चैनल ने खबर दिखलाया था जब मजदूर सारे एक जगह इकट्ठे हुए थे दिल्ली में, तो वहाँ एक मस्जिद था और तूने उस खबर को फैलाया था। हाँ, तू ही वे छक्के, तूने वो खबर पहुंचाया था कि मस्जिद में ऐलान हुआ कि सारे मजदूर आए और उसके बाद से यहाँ मजदूरों की भीड़ लगी, और तूने उसे भी मुस्लिम से जोड़ा था। और उसके बाद जब मजदूरों से इंटरव्यू लिया गया, तू देख लो था हरामखोर नहीं, कुछ हमारे देश में ईमानदार कुछ हमारे देश में ईमानदार रिपोर्टर्स भी है, जैसे तेरा बाप रवीश कुमार, सॉरी तेरा बाप और हमारे सर रवीश कुमार सर भी है। उन्होंने जाके जब उन मजदूरों से इंटरव्यू लिया तब पता चला कि वो मजदूर खुद अपने मुंह से बोल रहे थे, उन्हें किसी ने नहीं कहा था। वो सोचे थे कि लॉकडाउन आज खुल जाएगा तो वो बस पकड़ने के लिए निकल गए थे। और तेरे चैनल तो एकदम सही पक्की खबर दिखलाएगा नहीं, तू तो दिन भर हिंदू मुसलमान में लगा रहता है, तो तू कहाँ से दिखलाएगा अच्छी खबर जो मजदूरों तक जाए, ताकि उन्हें पता चले कि आज लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ। तू तो दिन भर हिंदू मुसलमान करके तेरे पास फुर्सत ही नहीं था। और एक बात, जो गला कटी थी ना पटरियों पे मजदूरों की, उस पर सबसे बड़ा हाथ तेरा है, और अब मैं साबित करता हूँ किस हाथ। तूने सुबह से लेके शाम तक हिंदू मुसलमान किया, सुबह से लेके शाम तक दलाली किया, सुबह से लेके शाम तक पैसे खाए, और सुबह से लेके शाम तक चप्पल घिसी, और सुबह से शाम तक उनकी चप्पल चाटी। और तू अगर ये सब नहीं करता और तू सच्ची खबर दिखलाता, जैसे मजदूरों तक पहुँचाता कि आज लॉकडाउन खत्म है, नहीं होगा जो भी, या फिर आप ट्रेन तक ना जाए, ट्रेन नहीं चल रही है, या फिर उन्हें ये भी तू बता सकता था कि ट्रेन, पब्लिक ट्रेन नहीं चल रहा है, लोकल ट्रेन नहीं चल रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चल रहा, मगर जिस ट्रेन से ट्रांसपोर्ट होती है ट्रांसपोर्ट और सरकार की जो सामान होती है, कोयला आदि जो भी, वो यहाँ से वहाँ जो होती है वो आना जाना हो। अगर तू ये सब खबर उनकी कानों तक पहुँचाता तो आज उनकी जान ही नहीं जाती, क्योंकि उनके दिमाग में तो वो ये बैठा हुआ था लॉकडाउन ही कुछ नहीं चल रहा है। और तू तो जानता है तेरी खबर सुन के कितनों की दिमाग घूमती है। तो उनके दिमाग में क्या था कि लॉकडाउन है, सब बंद है, ठीक है, और वो निकल पड़े।
भूखे प्यासे, उनकी दर्द तो तेरे से देखा नहीं जाएगा क्योंकि तू तो अपना पेट भर लिया सरकार के पैसा खाकर। और वो निकले, उसके बाद गए। जाने के बाद उन्हें क्या पता था रास्ते में भाई हम भी थोड़ी सी चलते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती। वो तो कितने मीलों चल के आए। वो सोचे पटरी को तकिया समझ के सो गए और उनकी जानें चली गई। अगर तू सही खबर दिखलाता तो आज उनकी